हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि बाज़ार का रुख अगले हफ्ते कैसा रह सकता है। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं तो शीर्षक से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके की चर्चा जो है करने वाला हूँ। ज़्यादातर मेरी चर्चा फाइनेंशियल से रिलेटेड होने वाली है, लेकिन फाइनेंशियल्स इंडेक्स में काफ़ी बड़ा वेट रखते हैं, तो वहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि निफ्टी के अंदर भी उसका 25% असर होने की संभावना है। तो मेरा जो ये फोकस है ये वास्तव में अगले हफ्ते और उसके भी अगर हम एक हफ्ते और आगे जाएं तो अगले 15 दिन के अंदर मार्केट का जो व्यू है वो शायद निकल कर इस वीडियो से आए। एज ए डिस्क्लोज़र मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज से बता रहा हूँ। तो आप कोई भी अगर किसी भी तरीके का कोई ट्रेडर लेते हैं तो उसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, अपने स्वयं का विवेक का यूज़ करें, फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें। इसके अलावा जो हमारे अल्फ़ा मेंबर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं आई, तो हमारी वीडियो अल्फ़ा मेंबर्स आएगी, आज ही आएगी। और आज जो है SIP स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जून के नाम से वो वीडियो आने वाली है। तो SIP स्टॉक जो इस समय पर इस परिस्थिति में जब इस सारी चर्चा के बीच में मैं आपको किसी शेयर्स की जो है रिकमेंडेशन कर रहा हूँ या उसके बारे में आपको एजुकेट कर रहा हूँ, तो आप जो है वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और इसके अलावा जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं अगर वो चाहते हैं कि उनको भी एक स्टॉक स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन जो है हमारे अल्फ़ा मेंबर्स की तरह आपको भी प्राप्त हो, तो आप हमारी अल्फ़ा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिससे रिलेटेड बाकी काफ़ी वीडियोस हमने जो है नॉर्मली जो है यूट्यूब के ऊपर पब्लिश भी की है। हमारी जो पास्ट वीडियो है हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ आपको चैनल के साथ जुड़ना चाहिए तो आप हमारी अल्फ़ा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मात्र 399 रुपये की 399 रुपीज़, तो 1 मंथ का आप ट्रायल लेके देखिएगा। आपको जो भी अनुभव हो वो उसको फिर बाद में उसके हिसाब से आप अपना जो भी डिसीजन ले वो ले सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि 1 महीने का जो है इस समय पर लेना ज़्यादा बढ़िया इसलिए भी है क्योंकि मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी हमें नज़र आ रही है, तो यहाँ पर जो अपना विवेक है उसका यूज़ करना और जो एजुकेशन की ज़रूरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है अपने पोर्टफोलियो को संभालने के लिए भी। तो मुझे लगता है कि बाज़ार जब चढ़ रहा हो तब तो मेंबरशिप काम करती है, लेकिन जब बाज़ार गिरने की तरफ जो है बढ़ने की तरफ हो या वोलेटाइल हो तो वहाँ पर एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी जो है अल्फ़ा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है और वैसे भी आप सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ जो है ज्वाइन का बटन है तो उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक नंबर दिया जाता हूँ, वहाँ पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं मेंबरशिप से रिलेटेड। तो उसका नंबर है 850-693-0976। तो ये नंबर है जिस पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो वो आपको मेंबरशिप रिगार्डिंग जो है हेल्प भी कर देंगे। तो ये तो थी यहाँ पर जो है हमारी चर्चा। अब हम चर्चा शुरू करते हैं और मुद्दा कहाँ पे है, मुद्दे की तरफ अब बढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि जब कोई चीज़ सिखाई जाती है तो सीखने में थोड़ा समय तो लगता है और चीज़ें सीखेंगे तो जहाँ पर भी आपको लगे कि थोड़ा सा फास्ट है तो पॉज करके आप उसको चीज़ को दोबारा सुन लीजिएगा। तो ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से, जहाँ पर कि मुझे मार्केट का आउटलुक क्या लगता है वो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। धीरे चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि स्टॉक मार्केट एक जर्नी है जहाँ पर कि सीखना है आपने, और ये कभी ख़त्म ना होने वाली जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो जब तक आप बाज़ार में हैं तब तक आपको एक यात्रा की तरह ही जो है इसको समझना है, तो कोई डेस्टिनेशन इसमें आती नहीं है। तो निवेश के अंदर आपको हमेशा रिटर्न्स चाहिए, तो निवेश हमेशा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसी के दौर से मैं आपको लिए चलता हूँ। तो देखिएगा जो स्क्रीन पर आप फिगर देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी फिगर है वो 33290.08, 533 उसके सामने माइनस में लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है -1.58। मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ। ये डाउ जोन्स की क्लोजिंग है फ्राइडे की, और फ्राइडे की ये जो क्लोजिंग है इसके पीछे क्या रहा, तो इसके पीछे कल्प्रिट्स थे US मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल स्टॉक्स थे। तो US के जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखी गई, और स्क्रीन में से आपको कुछ शेयर्स यहाँ पे नज़र भी
जो कि फाइनेंशियल से बिलोंग करते हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस का शेयर्स 2.44%, जेपी मॉर्गन चेस का शेयर्स 2.53 और ट्रैवलर्स का जो है 1.44.76 इस गिरावट के साथ ये क्लोज हुए। ये सभी फाइनेंशियल्स हैं। ट्रैवलर्स एक इंश्योरेंस कंपनी है। जेपी मॉर्गन और अमेरिकन एक्सप्रेस से आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि जो इंडिया में काम करती हैं उन कंपनी से आप वाकिफ़ रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेल ऑफ हुआ यूएस मार्केट के अंदर, बात ये नहीं है कि ये केवल 1.58% का सेल ऑफ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात ये है कि ये बाज़ार पिछले 15 दिनों के अंदर करीबन 35,000 के लेवल से 33,290 पे आए। और ये वर्ल्ड की 30 ऐसी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि लार्ज कैप हैं और जहां पर पूरे वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान इस तरीके की कंपनीज में रहता है। तो उसका असर इंडिया की बाज़ार में भी आ सकता है। इस सेल ऑफ का मुख्य कारण जो है यूएस फेडरल रिजर्व ने एक इंडिकेशंस दिया है कि वो आगे चल के अगले साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर देंगे, और जो उनकी पॉलिसीज़ थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते रहेंगे, उस पॉलिसी से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। तो जिसकी वजह से यूएस के बाज़ारों के अंदर फाइनेंशियल्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें बिकवाली है। और उस फाइनेंशियल स्टॉक्स की बिकवाली का जो मुख्य रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर किसी भी बाज़ार में बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल्स की अर्निंग तो घटती है। ब्रॉडली जो भी पूरा वर्ल्ड का बाज़ार है उसके अंदर जो इकोनॉमी है उसको महंगे रेट पे जब पैसा मिलता है तो वहाँ पर जीडीपी के अंदर स्लो होने का जो है चांसेस रहता है। तो ये जो मेजर रीजंस हैं कि ये जो बड़े यूएस के फाइनेंशियल्स हैं ये वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर पूरे वर्ल्ड की जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो यूएस के फाइनेंशियल्स के ऊपर तो जो है प्रभाव पड़ना लाजमी है। उसी की वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस के फाइनेंशियल स्टॉक से निकलते हुए नजर आए फ्राइडे के सेशन में, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इन फाइनेंशियल्स की एग्जिस्टेंस जो है इंडिया के बाज़ारों में भी और इनकी काफ़ी बड़ी जो अमाउंट है वो इंडिया के बाज़ारों में भी निवेश रहती है, और जो इन कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के बाज़ारों में भी इन्वेस्टेड रहते हैं। तो और इसका मेन खामियाजा ना इंडिया को क्या भुगतना पड़ सकता है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो वो हम इस चर्चा के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी इंटरनेशनल आउटलुक, जिसकी वजह से हमें अगले हफ्ते का क्या आउटलुक बनेगा हमारा वो मैं आपके साथ चर्चा करता हुआ नजर आऊँगा। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जैसा चार्ट भी नज़र आ रहा है कि डाउ जोन्स पूरे दिन के स्तर में सबसे निचले स्तर पर जो है बाजार बंद हुआ, और उसका जो निचला स्तर था वो था 33271। तो लगभग वहीं पर यूएस के मार्केट्स में स्पेशली डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी। इस तरीके से अगर आप इधर स्क्रीन पर आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको सारे जो बाज़ार हैं वर्ल्ड के बाजार हैं उनके बारे में आपको आउटलुक पता चल जाएगा। अब ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो जो हमारे फाइनेंशियल शेयर्स हैं उसके अंदर बैंक निफ्टी प्रमुख है। तो हमारे जो बैंक निफ्टी के शेयर्स हैं वो फ्राइडे के सेशन में कैसा काम करते हुए नजर आए वो चर्चा मैं इसके अंदर करूंगा। तो देखिएगा ये जुलाई महीने का फ्यूचर का इंडेक्स है। बाजार हमारे काफ़ी तेज़ी से गिरे और करीबन 1.5 घंटे के दौरान ही जो है इंडेक्स के बात करें हम तो 34,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया। हालांकि वहाँ पे फिर एक पुल बैक आया और लास्ट के आधे घंटे के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए मिली। अब यहाँ पर इस पुल बैक को अगर हम देखें तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इतना ज़बरदस्त पुल बैक है, तो इंडिया के बाज़ारों में तो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट सेशन के अंदर जो तेजी हुई। लेकिन अगर आप वहीं पर इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे जुलाई के फ्यूचर्स में, तो इस तेजी के बावजूद भी जो इंडेक्स के जो ऑप्शंस बढ़े हैं वो 6146 यानी कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर करीबन 42% की तेज़ी देखने के लिए मिली। और पिछले महीने यानी कि जून के महीने के अंदर 2000 कॉन्टैक्ट कम हुए, तो कुल मिला के 4000 कॉन्टैक्ट और ऐड किए गए। तो ये जो कॉन्टैक्ट है इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। बाजार सुबह नीचे गए, इसका मतलब है कि इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं या जो पंटर्स हैं उन्होंने शॉर्ट लगाए होंगे कि भाई सब बाजार तो और टूटेगा। लेकिन शाम के समय पर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने कैश मार्केट में बाइंग करके उन सब के शॉर्ट के सौदे शाम तक कटवा दिए, और अगर वो सौदे कट चुके होते तो ओपन इंटरेस्ट कम होना चाहिए था। लेकिन उन स्मार्ट प्लेयर्स ने, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शाम के समय पर जब हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने क्या किया, बड़े ऑपरेटर्स ने क्या किया, बड़े ऑपरेटर्स ने वहीं पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बना दी, और वहाँ पर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो फंसते हुए नजर आए, और इंट्राडे ट्रेडर्स ने जो मंदी की पोजीशंस बनाई थी वो कटती हुई शाम तक नजर आई। इसी तरीके से जिन लोगों के पास कॉल्स थी उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, और जिन्होंने पुट खरीदी होगी उनको लगा कि यार हमारे तो पुट के प्रीमियम भी खत्म हो जाएंगे और बाजार में इतनी तेजी लग रही है, तो उन्होंने पोजीशन खत्म कर ली होगी।
इसका मतलब है कि मंदी की पोजीशंस आज की परिस्थिति में केवल और केवल बड़े प्लेयर्स के पास है। रिटेल इन्वेस्टर्स केवल और केवल बायर है आज की परिस्थिति में। और इस परिस्थिति के बीच में यूएस बाजार का गिर जाना, वो भी फाइनेंशियल्स के दम पर, ये संकेत दे रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर कल एक ओपनिंग शुरुआत होगी। अब बात आती है कि क्या इंडिया के बाजार इसको पुल बैक कर लेंगे या इसका कोई असर नहीं होगा। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि असर कितना होगा और कितना नहीं होगा। तो देखिएगा, इस बारे में आपकी और मेरी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरी जो भी राय होगी वो मेरी व्यक्तिगत राय है। तो आप कोई भी ट्रेड उसके बेसिस पे ना लें, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही इसको समझें। तो निफ्टी बैंक 34558 नीचे से जबरदस्त पुल बैक। कैंडल से अगर हम बात करेंगे तो कैंडल आपको बता रही है कि नीचे से जबरदस्त पुल बैक करके बुल्स जो है ऊपर ले आए बाजार को। हालांकि ओपनिंग प्राइस ऊपर क्लोज नहीं दे पाए, तो कैंडल तो नेगेटिव ही थी। और ये चार्ट है 5 मिनट का चार्ट। तो 5 मिनट का चार्ट पर आप देखिएगा कि पिछले 1 घंटे के दौरान किस तरीके से निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त तेजी आई। और ये संकेत दे रही थी कि भाई साहब अपनी शॉर्ट्स पोजीशन हटा लो, हम सोमवार को बहुत तेजी कर सकते हैं। तो और इसकी वजह से बहुत सारे जो तेजी के सौदे थे वो बने होंगे लास्ट सेशन में भी। और सबसे खास बात है कि मंदी वाले करने वाले बहुत डर गए होंगे और उनके M2M लॉस आए होंगे। उन्होंने सब ने अपनी शॉर्ट पोजीशन जर्नली ख़त्म कर ली होगी, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर कभी पुल बैक आता है तो ये ऐसा माना जाता है कि इसका फॉलोअप आएगा। तो अब वो फॉलोअप आने की संभावना जनरली होती है, लेकिन आज की परिस्थिति में मुझे नहीं है। और उसके रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यूएस मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं तो पूरी वर्ल्ड की मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। उसका असर यूरोपियन मार्केट में भी आएगा कि यूरोपियन के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सेंट्रल बैंक्स अब ज़्यादा रेट कट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर डॉलर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डॉलर्स के रेट ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है और हमारे लिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और उसके अलावा जब $74 के आसपास हमारे को क्रूड ऑयल मिल रहा है तो हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें क्रूड ऑयल भी खरीदना पड़ेगा महंगे रेट पे। और दूसरी बात, डॉलर भी महंगा हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे लिए डबल इम्पैक्ट जो है वो होगा, जिसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर फंडामेंटल रीजन से महंगाई बढ़ सकती है। और अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़ेगी तो हम लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे जो है अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आरबीआई भी आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट काटने की हालत में नहीं है। और जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमारे पास WPI के और CPI के डेटा आए हैं जो कि अपने काफ़ी मल्टी ईयर्स हाई के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी महंगाई आने वाली है। और जो पीछे कोविड के रिजल्ट्स थे, कोविड के जो परिणाम थे, वो इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में आएंगे। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर आउटलुक अभी भी कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। और कम से कम एक मीडियम टर्म के लिए, जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की, 1 हफ्ते से लेकर 15-20 दिन तक अगर आप मान के चलेंगे तो एक मार्केट के ऊपर मेरा आउटलुक अब नेगेटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर्स खरीदने के मौके नहीं है। बाजार जब गिरते हैं तो ज़्यादा अच्छे मौके होते हैं। तो शेयर खरीदने के लिए जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा गिरावट की ताक में रहते हैं और गिरावट के अंदर ये अच्छे शेयर्स अच्छे भाव पे मिलते हैं। लेकिन कौन से सेक्टर, किस तरीके के शेयर्स में रुझान हो सकता है, तो इसके बारे में जानने के लिए आप हमारी जो अगली वीडियो है जिसमें हम SIP स्टॉक फॉर द मंथ देंगे वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी जो चर्चा आगे कंटिन्यू करूँ तो इसके अंदर बात ये थी कि फ्राइडे के सेशन में क्या रहा। फ्राइडे के सेशंस में हमारे बैंकिंग स्टॉक्स ने नीचे से काफ़ी जबरदस्त पुल बैक किया। SBI, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा के अंदर वीकनेस थी। वहीं पर दिग्गजों के अंदर HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक में तेजी थी। और HDFC बैंक के बारे में बात जो है हमें करनी चाहिए कि उसका जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो किस तरीके के हैं। मोस्टली टेक्निकल्स उसके अभी भी बेरिश साइड में है। हालांकि MACD लाइन जो है वो बुलिश सिग्नल दिखा रही है, लेकिन फिर भी हम ये कहें कि ये 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, यही एक पॉजिटिव है। लेकिन 100 डेज़ के नीचे काम कर रहा है, तो 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि अभी हमें इस HDFC बैंक में भी एक नीचे की तरफ के दायरे देखने के लिए सोमवार के सेशन में या आगे आने वाले 15-20 दिन के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। और बाजार का दूसरा दिग्गज ICICI बैंक, तो ICICI बैंक में भी टेक्निकल सेटअप आप देखेंगे तो MACD ही एक बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। हालांकि ये जो चार्ट है ये काफ़ी बुलिश है। अगर ICICI बैंक की बात करें HDFC के मुकाबले में, तो 50 डेज़, 100 डेज़ और 200 डेज़ सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड जो है ये शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है तेजी जिस तरीके की पीछे पास्ट में रही है, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हमें लगती है, क्योंकि जिस तरीके के आउटकम अभी आए हैं। अब बात करते हैं US मार्केट में क्या रहा। देखिए, US मार्केट में JP Morgan 2.53% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ।
उसका गोल्डमैन सैक 3.50 की गिरावट के साथ है, ट्रैवलर्स 2.76 और सबसे ज़्यादा गिरने वाला था शेवरॉन। तो मैं उन शेयर्स पे बात नहीं कर रहा क्योंकि आज फाइनेंशियल्स पे बात कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा फाइनेंशियल्स के तीनों शेयर्स गिरते हुए नजर आए। इसके अलावा फाइनेंशियल्स के इन 3 शेयर्स के अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। और यहाँ पर ये देखिएगा गोल्डमैन सैक का चार्ट है। बात ये नहीं है कि खाली गिरावट हुई है भाई साहब, यूएस मार्केट के अंदर जो शेयर्स में गिरावट हुई है वो वॉल्यूम के साथ हुई है। और वॉल्यूम के साथ गिरावट होने का मतलब है कि बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एग्जिट लिया है शेयर से। देखिएगा 3 महीने का एवरेज था 2.92 मिलियंस इस शेयर्स के अंदर, गोल्डमैन सैक के अंदर, और जो कि अब 6.29। इसका मतलब है डबल से भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है। और शेयर्स जो है फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा गिरने वाला था, यानी कि फाइनेंशियल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर्स था गोल्डमैन सैक। और वॉल्यूम आपके सामने। इसके अलावा देखिएगा जेपी मॉर्गन चेस। तो जेपी मॉर्गन चेस का जो वॉल्यूम होता है 14.74 मिलियंस होता है 3 मंथ्स का वीक एवरेज, जो कि 43 यानी कि करीबन 3 गुना वॉल्यूम के साथ जो है सेल हुआ है, जो कि 2.53 है। तो ये भी एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि जेपी मॉर्गन जैसी दिग्गज कंपनी वो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो है हमारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड है, तो उसके शेयर प्राइस में इस तरीके की कमी आना ये बताता है कि जो कुछ स्मार्ट प्लेयर्स वहाँ से भी एग्जिट कर रहे हैं। इसी तरीके से 1.3 मिलियन का वॉल्यूम था ट्रैवलर्स के अंदर 3.11, और ये शेयर्स भी 2.76% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 2.76 से होता क्या है। भाई साहब ये इंडिया के शेयर्स नहीं है, इंडिया के स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स नहीं है। यहाँ पे 2.76 का मतलब है इंडिया के किसी शेयर्स के अंदर 10% की कमी या तेजी हो जाना। ये दिग्गज शेयर्स हैं, तो इनके अंदर जब मूवमेंट्स आती है 2.76 तो वो काफ़ी बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम के साथ। इसके अलावा देखिएगा अमेरिकन एक्सप्रेस में 2.92 मिलियंस के 3 मंथ्स के एवरेज वॉल्यूम्स थे, वो 6.9 हो गए, तो ये भी 2 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम्स। और फिर शेयर्स के अंदर गिरावट 2.44। और ये सारे चार्ट्स अगर आप देखेंगे आप तो देखिएगा गोल्डमैन सैक पूरे दिन के दौरान गिरता हुआ नजर आया, उसी तरीके से जेपी मॉर्गन पूरे दिन के दौरान गिरता हुआ नजर आया, उसी तरीके से ट्रैवलर्स इनकॉर्पोरेटेड का शेयर्स नीचे गिरता हुआ नजर आया, अमेरिकन एक्सप्रेस का शेयर्स पूरे दिन भर नीचे गिरता हुआ नजर आया। और ट्रैवलर्स की बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर ये तो ट्रैवलिंग की कंपनी है, क्या बात कर रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको उनकी वेबसाइट पर भी कहा कि चलो वहाँ पे विजिट करा के दिखाते हैं। तो देखिएगा इंश्योरेंस ऑफ ऑटो होम एंड बिजनेस, इस तरीके के बिजनेस के अंदर ये कंपनी काम करती है। अब बात करते हैं कि हमारा रिलेशन डॉलर इंडेक्स के साथ क्यों है। तो डॉलर इंडेक्स के साथ क्यों रिलेशन है वो मैं आपके साथ चर्चा करूं। देखिएगा डॉलर इंडेक्स हमारा बढ़ा है कल, तो डॉलर इंडेक्स 92 के पार चला गया। डॉलर इंडेक्स क्या ऐसा ही था? नहीं, डॉलर इंडेक्स ये जो 92 पे आया है, इससे पहले अगर आप देखें 24 मई को ये 89 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये हमारा निफ्टी का इंडेक्स है, ये पूरे साल भर का, और पिछले 5 साल का। तो 5 साल में जिस तरीके की तेज़ी हुई है उसी तरीके से अगर आप निफ्टी के अंदर पिछले साल भर की तेज़ी देखेंगे तो इस तरीके से रही। लेकिन डॉलर इंडेक्स में देखिएगा जब तेज़ी रहती है, ये डॉलर इंडेक्स में जो तेज़ी हुई कल, और अब ये देखिएगा डॉलर इंडेक्स में जब गिरावट थी तब इंडिया के बाजार तेज़ थे। ये 1 साल का चार्ट है, यानी कि जब डॉलर इंडेक्स गिरता है, यानी कि डॉलर इंडेक्स में कमी आती है, तो हमारे भारत के बाजार बढ़ते हैं। अब डॉलर इंडेक्स के अंदर जो तेज़ी आई है ये 2 दिन के अंदर, ये इंडिकेट कर रही है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ये इंडिकेट कर रही है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जिस तरीके की डॉलर इंडेक्स में तेज़ी आई है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के बाजार में हो सकता है। तो ये देखिएगा अगर आप मार्च की भी बात करेंगे तो मार्च में डॉलर इंडेक्स 98 चला गया था पिछले साल, जब हमारे बाजार 7,500 के दायरे को टच करके आए थे। तो ये देखिएगा जैसे जैसे ही पिछले साल से गिरना शुरू हुआ वैसे वैसे हमारे बाजार चढ़ने शुरू हुए। इसका मतलब है कि डॉलर इंडेक्स और निफ्टी के अंदर एक इन्वर्स रिलेशनशिप पास्ट में देखने के लिए मिली है, जिसका हमें आकलन जो है ऐसा लगता है कि शायद अभी भी सेम ट्रेंड लगता रहेगा। तो डॉलर इंडेक्स जैसे ही बढ़ेगा हमारे बाज़ारों में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल और केवल आपको अपने मन से बात कर रहा हूँ, तो जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसके हिसाब से मैं आपके साथ जो है ये चर्चा जो है कर रहा हूँ। तो इस पूरे एनालिसिस के अंदर मैंने आपके साथ जो चर्चा की वो आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा अगर मुझे आज समय मिलेगा तो शाम को 1 हफ्ते का पूरा मार्केट आउटलुक क्या लगता है मुझे नेक्स्ट वीक में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हुआ नजर आऊँगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा क्या वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, यदि हाँ तो आप देखिएगा, उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। अगर आपके कमेंट्स होंगे तो शायद मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपके साथ वीडियो शेयर करता हुआ नजर आऊँगा। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।